प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से, और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था व्यवसाय से संबंधित। जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उसके बारे में हम देख रहे थे। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम बात कर रहे थे आर्थिक क्रियाओं की, और इसके अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाएं थी, जैसे हमने बात की सबसे पहले आखेट की बात की थी, उसके बाद में हमने बात की खाद्य संग्रहण की, और उसके बाद में हमने बात की थी मछली पकड़ना। इन तीनों आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमने विस्तृत रूप से देख लिया था। उसके बाद में जो चौथा कारक, या हम कह सकते हैं चौथा व्यवसाय या चौथी जो आर्थिक क्रिया है, उसके बारे में बात कर रहे थे, जो पशुपालन से संबंधित थी। और पशुपालन के अंतर्गत भी हमने देखा था कि ये किस प्रकार का व्यवसाय है। मनुष्य जो आखेट और खाद्य संग्रहण पर निर्भर था, वो मानव समूह धीरे धीरे किस पर परिवर्तित हो गया? पशुपालन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की वृद्धि और उदर पूर्ति के लिए मनुष्य ने क्या है, अन्य विकल्पों की खोज करनी शुरू कर दी। जिसके अंतर्गत मनुष्य ने क्या बेहतर माना? उन्होंने ये बेहतर समझा कि जो पशुपालन है वो सर्वाधिक उपयोगी स्रोत हो सकता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो मनुष्य ने पशुपालन का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब पशुपालन से संबंधित हमने बात की थी कि विश्व में कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जो पशुपालन से संबंधित हैं। उन क्षेत्रों की भी हमने बात की थी। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र थे जिसमें से दो प्रमुख क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे। एक तो हमने बात की थी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इन घास के मैदानों में हमने देख लिया था कि जो 0 डिग्री से 5 डिग्री की बात करेंगे, मुख्यतः ये क्षेत्र होता है। फिर हम बात करते हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। ये क्षेत्र 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मुख्यतः पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो साउथ, दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो साउथ। ठीक है, 5 डिग्री से 30 डिग्री, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा यहाँ पर स्पष्ट होती है। 0 से 5 के बीच में करेंगे तो यहाँ जो वर्षा का वितरण है वो क्या है, थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं लिख रहे। 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। और इनके अंतर्गत जो घास के मैदानों की हमने बात की थी, वो कुछ घास के मैदान हम देख रहे हैं, जैसे सवाना घास का मैदान कहाँ बताया हमने? सूडान। फिर हमने बात की लानोस, वेनेजुएला। फिर हमने देखा था कंपाज या कंपोज, ब्राजील में। फिर हमने देखा था पार्कलैंड, दक्षिणी अफ्रीका। 4 मुख्य उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की हमने बात कर ली थी। अब देखिए, उष्णकटिबंध के बाद में ऐसे ही घास के मैदान हमें कहाँ स्पष्ट होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी स्पष्ट होते हैं। तो हम बात करेंगे जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों की हम बात करेंगे। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहाँ पर है? पृथ्वी पर हम बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो क्षेत्र है ये उष्ण के बाद में हमें स्पष्ट होता है। ये 0 डिग्री है आपका, ये 30 डिग्री है। ये क्षेत्र उष्ण में स्पष्ट होता है क्योंकि ताप अधिक है। 30 से ऊपर की बात करेंगे हम, लगभग हम मान के चल रही हैं 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज नॉर्थ की हम बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ न तो हमें
ज़्यादा उष्ण तापमान प्रतीत होता है, न ज़्यादा शीत। यहाँ पर दोनों क्षेत्र स्पष्ट होते हैं, तो इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो वो क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों में पशुपालन से संबंधित क्रिया संपन्न की जाती है। यही हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर वर्षा का वितरण क्या है? वर्षा का वितरण इससे भी कम, लगभग 50 से 75 की बात करते हैं। इसके आसपास वर्षा की जो मात्रा है सेंटीमीटर में, वो प्राप्त होती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? हमने पीछे भी कई घास के मैदानों की बात की थी, जैसे यूरोप की बात करते हैं, या हम बात करते हैं रूस के क्षेत्र की। तो रूस के क्षेत्र में या यूरोप महाद्वीप के क्षेत्र में एक घास का मैदान पाया जाता है। किस प्रकार का घास का मैदान है, बस इतना याद रखना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हैं वो आपको 4 याद रखने हैं। इसके अलावा जो घास के मैदान हैं वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यूरोप तथा रूस के क्षेत्र में स्टेपीज, ये घास का मैदान है ये, और ये हम बात करेंगे इस साइड में, बात करेंगे क्षेत्र के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसको क्या बोला जाता है? प्रेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेरी। बुक में आपको हो सकता है पंपाज मिले, ये यहाँ पर पंपाज नहीं है, क्या होगा? प्रेरी होगा। अब देखिए, जो दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है, और दक्षिणी अमेरिका का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, इस क्षेत्र में भी क्या है? एक घास का मैदान पाया जाता है। वो भी क्या है? कैसा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पंपाज। क्या बोला जाता है? पंपाज बोला जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत जो अर्जेंटीना क्षेत्र है वहाँ पर पंपाज कहा जाता है। फिर कुछ ऐसे घास के मैदानों की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार की शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, डाउन्स। वहाँ पर क्या कहते हैं? उसी घास के मैदान को, उसी जलवायु में पनपने वाले घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में देखिए, यहाँ कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड्स। यहाँ हमने बात की थी पार्कलैंड की, दक्षिणी अफ्रीका में, लेकिन ये पार्कलैंड क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय है, और ये दक्षिणी अफ्रीका में जो वेल्ड्स है, वो वेल्ड्स क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखने। न्यूजीलैंड में जैसे कैंटरबरी की बात करते हैं तो वो घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है। हंगरी में बात करते हैं तो पुस्ताज नाम से एक घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय, वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल। तो ये 2 प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा भी क्षेत्र है, जैसे हम बात करते हैं नंबर 3, मरुस्थलीय क्षेत्र। अब मरुस्थलीय क्षेत्र, जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, लगभग वहाँ पर पशुपालन से संबंधित क्रिया को संपन्न किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ये जितने भी मरुस्थल है, जैसे अटाकामा की बात करते हैं, जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार की बात करते हैं, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पशुपालन की क्रिया
देखी जाती है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित हैं। फिर चौथा जो प्रमुख क्षेत्र है विश्व के अंतर्गत, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत भी क्या है, इसी प्रकार के पशुपालन से संबंधित क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। अब पशुपालन तो किया जाता है, लेकिन पशुपालन से संबंधित कुछ तथ्य में अंतर स्पष्ट हुआ है हमें। वो तथ्य क्या है कि देखिए, कुछ लोग क्या है पशुपालन को एक क्या करते हैं, आदिम ढंग से व्यवस्थित रूप से नहीं करते, बल्कि क्या है आदिम ढंग से उसको अपनाते हैं। कहीं कहीं क्या है विकसित व व्यवस्थित रूप से पशुपालन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो ये दो चीजें हमें स्पष्ट हुई। ये हम बात करेंगे आदिम ढंग से, तो ये प्राचीन काल में जिस प्रकार से पशुपालन किया जाता था, वर्तमान में भी वही स्थिति स्पष्ट होती है। इसका संबंध हो गया प्राचीन काल से। विकसित और व्यवस्थित क्रम में हम देखेंगे तो जो वर्तमान काल की बात की गई है, वर्तमान काल में मनुष्य ने तकनीकी विकास, या हम कह सकते हैं तकनीकी ज्ञान व जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, प्रौद्योगिकी विकास, इसके आधार पर पशुपालन का स्वरूप इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और चेंज करने के कारण क्या है, एक व्यापक स्तर पर हमें स्पष्ट हो रहा है। तो देखिए, इन्हीं दो आधारों पर पशुपालन का स्वरूप स्पष्ट होता है। और वो दो कारक कौन कौन से हैं, ये देखेंगे। पहला जो कारक स्पष्ट हुआ है आदिम ढंग वाला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चलवासी पशुचारण। और दूसरा हमें जो स्पष्ट हुआ है वो है वाणिज्यिक पशुपालन। अब दोनों में अंतर उसी आधार पर करेंगे, क्या है, यहाँ पर आदिम ढंग से पशुपालन हो रहा है और यहाँ विकसित और व्यवस्थित क्रम में पशुपालन किया जाता है। अब जो आदिम ढंग से, जिसको हम बोल रहे हैं चलवासी पशुचारण, इसके अंतर्गत क्या है, देखिए कुछ तथ्य हैं। अब इसका सीधा सा तात्पर्य, ये जब भी पशुपालन किया जाता है, इनका मुख्य जो कार्य है वो किस आधार पर किया जाता है, इनके आधार की बात करेंगे तो आधार इनका रहेगा सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए, सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए ये पशुपालन की क्रिया को संपन्न करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, आदिम ढंग से स्पष्ट किया जाता है। अब देखिए, पशुओं को जब पालते हैं तो पशुओं के लिए जो भी भोज्य पदार्थ है, पशुओं के लिए जो भोज्य पदार्थ है, वो भोज्य पदार्थ क्या इस्तेमाल करते हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति को उपयोग में लेते हैं। भूमि पर आपको जो प्राकृतिक वनस्पति स्पष्ट हो रही है, सिर्फ उन्हीं का उपयोग करते हैं पशुपालन के अंतर्गत, जो पशुओं को खिलाने के लिए, या हम कह सकते हैं उनके भोज्य पदार्थ की बात करें तो वो। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, ये नहीं कि हम मतलब क्या है कि बाजार से कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ लेके आएंगे ताकि इनका जो शारीरिक संरचना है वो मजबूत हो, ताकि ये अधिक दूध उत्पन्न करेगी या अधिक ऊन प्राप्त होगी, या मतलब उत्तम किस्म का जो चमड़ा है वो प्राप्त होगा। ऐसे तथ्यों को यहाँ पर नकारा जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति, जो घास, जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं का। अब जब प्राकृतिक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है तो जो भूमि क्षेत्र है उसका उपयोग होगा। तो भूमि क्षेत्र का क्या होता है, अधिक उपयोग किया जाता है। जब प्राकृतिक वनस्पति की हम बात कर रहे हैं भोज्य पदार्थों में, तो भूमि क्षेत्र भी क्या है,
अधिक मिलेगा। और ये जो लोग पशुपालन करते हैं ना, इनकी संपत्ति जो होती है, अब हम संपत्ति की बात करेंगे तो हमारा मकान भी हो जाता है, कुछ लोगों के पास में ज़मीनें भी हैं, कुछ लोगों के पास में अन्य व्हीकल्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो ये चलवासी पशुचारण अपनाते हैं जो लोग, उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, जो पशु रखते हैं वो इनकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मतलब यहीं से स्पष्ट हो रहा है, अगर हम सोच कर देखेंगे तो, कि जीवन निर्वाह के लिए ये पशुपालन करते हैं। मतलब ये इन पर क्या है, ये इन पर क्या, ये डिपेंड है इन पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो लोग हैं जो चलवासी पशुचारण अपनाते हैं, ये लोग क्या हैं, कबीलों में निवास करते हैं। कबीलों में, कबीलों का मतलब क्या है, अपना एक समुदाय होता है इनका। ये जो बाह्य संस्कृति है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, वो पाश्चात्य संस्कृति की बात करेंगे तो उनसे इनका संपर्क कतई साबित नहीं होता है। ये बाह्य संस्कृति से जुड़े हुए नहीं होते, ये अपने ही एक समुदाय में निवास करते हैं। फिर क्या होता है, एक अंतर और स्पष्ट हो रहा है कि देखिए, ये पशुओं के चारे की बात करेंगे, पशुओं के चारे, पशुओं के चारे के लिए क्या करते हैं, अब पशुओं के चारे के लिए भूमि क्षेत्र का अधिक उपयोग चाहिए। अब पर्टिकुलर मान लो एक ही क्षेत्र में निवास करते रहेंगे तो वहाँ पर जितने भी प्राकृतिक वनस्पति है वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब मजबूरन किसी दूसरे क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। तो पशुओं के चारे के लिए ये क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन पशुओं को ले जाया जाता है। ऐसा एक उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि भारत में एक उदाहरण स्वरूप देखते हैं। भारत में बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये क्या है, ये जनजातियों के नाम है भारत में। और कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुछ जनजातियों के नाम है। ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रीष्म काल के अंतर्गत, ग्रीष्म काल की बात करेंगे तो ग्रीष्म काल में ये लोग जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, इन पर्वतीय क्षेत्रों पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनको ये जलवायु चेंज होती है, शीतकाल का समय आता है, तो शीतकाल के समय में जो पर्वतीय क्षेत्रों की निचली जो घाटी होती है, या हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे, तो ये पशुओं को वापस कहाँ ले आते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ले आते हैं। तो पशुओं का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रवास हो रहा है। और जो ये ऋतु के अनुसार प्रवास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋतु प्रवास क्या होता है। समय के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रीष्म काल में ये लोग कहाँ चले जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, और शीतकाल में ये लोग कहाँ आ जाते हैं, घाटी या मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। अब देखिए, कुछ पशुओं की बात करेंगे, चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुओं की बात करेंगे तो देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब चलवासी पशुचारण अपनाया जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार के पशु को पालते हैं। याद रखना, मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ पर ऊँट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र में, वहीं हम बात करते हैं इराक के क्षेत्र में, वहीं हम बात करते हैं ईरान के क्षेत्र में, या हम बात करते हैं अफगानिस्तान के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। जैसे हम बात करते हैं भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सारे के सारे पशुओं का पालन किया जाता है, मतलब पालतू पशु माना जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं मध्य एशिया की, मध्य एशिया का जो क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है,
उन पर्वतीय क्षेत्रों में गाय का पालन नहीं किया जाता है, पालतू पशु गाय नहीं है, वहाँ पर हम ऊँट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर मध्य एशिया के अंतर्गत याक नाम का जो पशु है उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आप बात करोगे ध्रुवीय क्षेत्र की, तो ध्रुवीय क्षेत्र में आप घोड़े को पालतू पशु नहीं बना सकते, बकरी को पालतू पशु नहीं बना सकते। तो ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर रेंडियर, कैरीबू ये पालतू पशु अपनाए जाते हैं जो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो आज हमने देखा है चलवासी पशुचारण, इसके बाद में जो व्यापारिक स्तर पर है, जो वाणिज्यिक पशुचारण है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।